तो सबसे पहले हम लोग 19 फरवरी के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो न्यूज़पेपर में रहे थे उसको देखेंगे। पहला न्यूज क्या है? ट्रंप के 3 साल उथल पुथल से भरे होंगे। देखिए ये आर्टिकल जो है शेखर गुप्ता बहुत बड़े संपादक हैं, उनके द्वारा लिखा गया और वो अभी बता रहे हैं कि ट्रंप का तो अभी 1 साल ही पूरा हुआ है ना? और इनका कार्यकाल जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, यानी अभी 3 साल और बचा हुआ है। तो इनकी जिस तरीके से नीति है तो उससे अभी महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में भी कोई खास इसमें स्थिरता नहीं आएगी और ये उथल-पुथल जारी रहेगा, वही ये कह रहे हैं। इसके अलावा ये और क्या बात करते हैं, तो ये जो है ना कुछ उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कैसे अमेरिका का जो नीति है विश्व के अलग-अलग देशों को प्रभावित किया है। ये उदाहरण इस लेख में उदाहरण देते हैं भारत का, चीन का और एक छोटा-सा देश है लुसोथो का, ठीक है? भारत, चीन और लुसोथो। तो किस तरीके से बात कर रहे हैं? लुसोथो के बारे में ये बताते हैं कि अमेरिका की नीति ने सबसे ज्यादा किसको चैलेंज किया? लुसोथो को, क्योंकि लुसोथो जो है ये एक अफ्रीकी कंट्री है और अपना जितना भी इसका व्यापार जो भी ट्रेड था वो पूरी तरह से अमेरिका पे डिपेंडेंट था। इसका जो इकोनॉमी है लुसोथो का वो गारमेंट्स इंडस्ट्री, इसके अलावा हीरा का इंडस्ट्री था। तो जैसे ही अमेरिका इस पे टेरिफ लगाया इसका इकोनॉमी ध्वस्त हो गया। चीन की बात करते हैं, चीन के बारे में कहते हैं कि चीन जो है इसकी निर्भरता भी अमेरिका से थी, लेकिन ये क्या कर रहा है अपना मार्केट को डाइवर्स किया, पूरी तरह से अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं था, इसलिए इस पे जो है अमेरिका के नीति का सबसे कम प्रभाव पड़ा। इवन अमेरिका इस पे अगर कुछ प्रतिशत का टैरिफ लगाया तो चीन भी जो है इस पे और टैरिफ लगा दिया, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल भारत का देते हैं कि भारत जो है इसकी स्थिति बीच की है। बीच की मतलब क्या कि भारत जो है कुछ अलग अलग वैश्विक देशों के साथ, संगठनों के साथ अपना संबंध बनाया, तो जिसके वजह से क्या हुआ, अमेरिका जब इस पे प्रतिबंध लगाया है, टैरिफ लगाया है, तो कुछ असर इसके इकोनॉमी पे हुआ है, भारत की इकोनॉमी पे, लेकिन फिर भी भारत जो है बचा हुआ है। तो ये कहते हैं कि भारत को लुसोतो के जैसा नहीं बल्कि चीन की तरह होना चाहिए, जो कि विश्व में अपनी आर्मी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा खर्च कर रहा है, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कर रहा है, एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कर रहा है ना, ओशन के क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र में कर रहा है। तो इस तरीके से हमें बहुत डाइवर्स बनने की जरूरत है ताकि विश्व का कोई भी देश जो है हम पे अपना कहते हैं ना प्रभाव आरोपित ना कर सके। तो इस तरीके से आर्टिकल लिख रहे हैं, इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं, कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको भारत की विदेश नीति आर्थिक तंत्र पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको कुछ इनपुट मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। अच्छा, लुसोथो के बारे में देख लीजिए, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। लुसोथो जो है ये अफ्रीकी कंट्री का देश है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का। और मजेदार बात क्या है कि अफ्रीका में जो ये नीचे साउथ अफ्रीका आता है, साउथ अफ्रीका, इसी के ठीक बीचों बीच यहाँ पे एक देश है, यही लुसोथो है। यानी लुसोथो जो है चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी कहाँ है? लुसोथो की राजधानी है मासेरू, ठीक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से चारों तरफ से यह साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। इसकी अर्थव्यवस्था गारमेंट इंडस्ट्री और डायमंड इंडस्ट्री, इसके अलावा डायमंड माइनिंग से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है, सरकारों के काम करता सुप्रीम कोर्ट। अब ये न्यूज देखिए, हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। इन सब पे बीपीएससी में बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। कई बार सिर्फ डिफिनीशन पूछ देता है, कई बार पीआईएल के बारे में पूछ देता है। तो यहाँ से आपको इसके लिए मटेरियल मिल सकता है। ये लेखक हैं राजीव सचन, ये कह रहे हैं कि सरकार का बहुत सारा ऐसा काम है जो सरकार करने में अभी जो है पीछे हट जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना गाइडलाइन जारी करके जो है सरकार का काम कर रहा है। जैसे अगर आप नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में ठंड के दिनों में जो प्रदूषण की समस्या देखी जाती है उसकी बात करें तो सरकार इसके लिए प्रयास कम करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से बहुत सारा गाइडलाइन जारी करता है। आप गौर करेंगे ठंड का महीना आता है, सुप्रीम कोर्ट पटाखों से संबंधित गाइडलाइन जारी कर देता है ना। पटाखा फोड़ा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चीन के साथ कौन कौन सा आयात होगा, पटाखों के आयात पे रोक लगा देता है। तो यही कह रहे हैं कि बहुत सारा काम जो है ना इस तरह का सरकार का है, मतलब ये सारी चीज सरकार को करनी चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो इसको एक बैलेंस देते हुए कहते हैं कि सरकार जो है और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो है एक प्रॉपर डिफरेंस रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे बढ़कर सरकार का काम करने लग जाए। तो किसी भी डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा जो है, शक्तियों का पृथककरण, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। शक्तियों के पृथककरण से संबंधित अगर बात कर लें तो किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है बताइए। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा ये। सेपरेशन ऑफ पावर या शक्तियों का पृथककरण हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है बताइए। ये डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें इसका वर्णन किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर
आर्टिकल 50 में। बहुत अच्छा, आप लोग आंसर भी करते रहेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 50 जो है उसमें कहा गया है कि हमको जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव इन दोनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर रखना है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस आर्टिकल में और क्या बात किया गया है, तो इस आर्टिकल में जो है बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है गाइडलाइन जारी करते हुए फटकार लगाया है, ठीक है, गृह मंत्रालय को, इसके अलावा और भी जो मंत्रालय है उसको, और कहा है ये जो भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें जो बढ़ रही हैं, यानी जो ऑनलाइन जो समस्या बढ़ रहा है या फिर ऑनलाइन जो ठगी की समस्या बढ़ रही है, इसको लेकर सरकार को गंभीर प्रयास करना चाहिए। ऐसा कुछ प्रयास करता हुआ सरकार नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है चिंता व्यक्त करते हुए फटकार लगाया है। और इसके अलावा एसओपी जारी करने बोला है, किसको, होम मिनिस्ट्री को, यानी कुछ गाइडलाइन जारी करने के लिए बोला है कि कुछ तो करना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने देश की जनता को छोड़ देंगे, अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये डिजिटल अरेस्ट जैसी समस्याएं जो है और देखने के लिए मिलेगी। तो इसके लिए गाइडलाइन जारी करने के लिए बोला गया है होम मिनिस्ट्री को। इसके अलावा सीबीआई को क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट कि आपको जो है डिजिटल अरेस्ट जैसी जो संभावनाएं हैं उसको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, उसका जांच करना चाहिए, उसके मूल तक पहुंचना चाहिए कि समस्या हो क्यों रहा है। इसके अलावा आरबीआई को क्या बोला है, आरबीआई को बोला है कि किसी प्रकार का जो संदिग्ध लेन देन, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई सामान्य परिप्रेक्ष्य का, सामान्य बैकग्राउंड का व्यक्ति और अचानक से 1 करोड़ 50 लाख इस तरह का रुपया निकाल रहा है या 100 करोड़ रुपया निकाल रहा है, तो आपको इसको संदिग्ध कैटेगरी में रखना चाहिए और स्पेशल प्रेफरेंस देते हुए आपको मतलब डबल चेक करना चाहिए कि ये पैसा क्यों निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट कहा है। इसके अलावा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ध्यान रखिएगा कि पुलिस की बात कीजिए या लॉ एंड ऑर्डर, ये सब जो है राज्य सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, बताइए तो किस शेड्यूल में 3 सूचियों की बात की गई है? 7वां शेड्यूल। बहुत बढ़िया, 7 शेड्यूल में कहा गया है। अच्छा ये बताइए कि 7 शेड्यूल में जो 3 सूची है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट, सबसे ज्यादा विषय किस सूची में दिया गया है? नहीं सेंटर में, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कंकरेंट है, फिर स्टेट है। किसमें कितना है ये भी आप लोग याद दूसरे नंबर पे स्टेट है, दूसरे नंबर पे स्टेट है, ठीक है। स्टेट में कितना है? 61 है, ओके। और सेंटर में कितना है मैम? सेंटर में 100। सेंटर में बताइए 100। अच्छा स्टेट में 61 और कंकरेंट में 52। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है तकाइची फिर से जापान की प्रधानमंत्री चुनी गई। ये न्यूज हम लोग पहले भी देख चुके थे। ये साइने तकाची हैं, जापान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। और इनके द्वारा जो है जो जापान का सांसद है जिसको डाइट कहते हैं, उसको समय से पूर्व ही वो क्या की थी, भंग कर दी थी, ठीक है। और भंग करने के कारण जो है वो विघटन हो गया उसका, और यहाँ पे समय से पूर्व चुनाव हुआ। चुनाव में फिर से इनकी पार्टी जीती और ये प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा जापान के सांसद को डाइट कहते हैं, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जापान जो है वो एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड मतलब द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें होन्शु, शिकोकू, इस तरीके से 4 जो है महत्वपूर्ण आइलैंड्स ग्रुप हैं। इसके अलावा और भी अन्य छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। जापान की राजधानी कहाँ है बताइए? जापान की राजधानी टोक्यो। बहुत अच्छा। देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है? बांग्लादेश को सभी धर्मों के लिए बनाएंगे सुरक्षित, ऐसा कहे हैं तारिक रहमान। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं, है ना। बांग्लादेश क्या नाम है? बीएनपी नाम है इनके पार्टी का, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के, अन्य मंत्रियों के नाम भी देख लेंगे। जैसे प्रधानमंत्री तो तारिक रहमान बने हैं, विदेश मंत्री की बात कीजिएगा तो ये खलीलुर रहमान बने हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान, विदेश मंत्री खलीलुर रहमान। इसके अलावा वित्त मंत्री की बात कीजिएगा, वित्त मंत्री कौन बने हैं? अमीर खसरू मोहम्मद चौधरी बने हैं। और गृह मंत्रालय जो है वो सलाउद्दीन अहमद को दिया गया है। हमको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जो है माइंड में रहना चाहिए। हमारे पड़ोस में इस तरह का बहुत बड़ा मतलब अभी आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट होने के बाद फिर से सरकार बनी है। सरकार भी मतलब प्रधानमंत्री भी ऐसे व्यक्ति बने हैं तारिक रहमान जो 20 वर्षों से बांग्लादेश से निर्वासित थे। तो हम लोगों को थोड़ी डीप जानकारी होनी चाहिए, ठीक है।
याद रखिएगा कि इनकी पार्टी जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसको 2/3 बहुमत मिला था। 300 सीटों में से लगभग 210 सीट के आसपास ये जीतकर वहां पे प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, इसके बाद वहां पर जो है डेमोक्रेसी की फिर से स्थापना होती हुई नजर आ रही है बांग्लादेश में। और जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनकी पार्टी को जो क्या हुआ था कि बंद कर दिया गया था। इसके अलावा इलेक्शन में पार्ट लेने भी नहीं दिया गया था। लेकिन जब से तारिक रहमान जो है वहां पे प्रधानमंत्री बने हैं, तो शेख हसीना की जो पार्टी थी उसका मुख्यालय और जो उसका संगठन था उसको फिर से देखा जा रहा है कि वो सक्रिय हो रहा है। तो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की भूमिका रहती है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक बहुत बड़े शायर हैं, वो लिख के गए कि है ना कि बाग में रंग और बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मीर ताकि मीर का ये शेर है। इसका मतलब क्या है ना कि एक जो गुलिस्तान होता है, एक जो बाग होता है ना, उसमें सिर्फ फूल रहेगा तब भी मजा नहीं आएगा, और उसमें सिर्फ सुगंध होगा फिर भी मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब उसमें फूल भी हो और उसमें सुगंध भी हो। तो वही बात है, एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती तभी है जब उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हो। तो इस तरह का कोटेशन आप निबंध वगैरह में यूज कर सकते हैं, अगर आपको लोकतंत्र या इन सब पे भी अगर कुछ लिखना हो तो। और उसमें आप अगर बता देते हैं कि ये किसका कोटेशन है, तो बहुत प्रभावी जो है शुरुआत माना जाएगा उसका, है ना, भूमिका बहुत बेहतरीन मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है चरम पर पहुंचा अनिश्चितता सूचकांक। तो देखिए एक जो है अनिश्चितता सूचकांक जो है वो प्रकाशित किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में इस व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया इस तरीके से प्रभावित हुई है। मतलब कहा जा रहा है कि अनिश्चितता अपने इतने चरम स्तर पे पहुंच गया है कि जितना 2001 के ट्रेड वॉर के समय, मतलब वर्ल्ड ट्रेड टावर पे जब हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, उस समय भी इतनी अनिश्चितता नहीं आई थी। इसके अलावा 2003 के इराक युद्ध, इसके अलावा 2008 में जब आर्थिक संकट यानी महामंदी आई थी तब, या फिर 2020 में कोरोना संकट आया था तब भी इतनी अनिश्चितता नहीं थी इस दुनिया में जितनी डोनाल्ड ट्रंप के वर्तमान जो नीतियां आई हैं उसकी वजह से है। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। ये एक सूचकांक में आंकड़ा भी दिया गया है कि 1,06,862 अंक तक जो है ये पहुंच गया है अनिश्चितता। ठीक है, तो एक कंपेटिटिव स्टडी के रूप में आप इसको ले सकते हैं, है ना। कहते हैं कि विथ ग्रेटर पावर्स इट कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी शक्ति इस व्यक्ति को मिल गई, लेकिन इसका जो है ये ठीक से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए अभी क्या हुआ है हाल ही में, अभी तो आगे हम लोग आज देखेंगे भी उस आर्टिकल्स में, अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाने की जो नीति है अलग अलग देशों पर, उस पर रोक लगा दिया है। तो उसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बायो E3 नीति, ये चर्चा में है फिर से। क्यों चर्चा में और ये क्या है हम लोग ये समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे सीधा पूछ देगा कि ये बायो E3 में ये जो E है 3 E है, E3 मतलब 3 E है, ये तीनों E क्या क्या है ना। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बाकी कब आया, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये सब जानना चाहिए। तो बायो E3 नीति क्या है? तो यह भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अगस्त 2024 में शुरू की गई एक पहल है। बायो E3 पॉलिसी में जो 3 E दिखता है, पहला E इकोनॉमी के लिए है, दूसरा E इन्वायरमेंट के लिए है, और तीसरा E जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए है। ठीक है, इसको आप लोग कहीं नोट कर रहे होंगे तो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में जैव निर्माण केंद्र खोलकर रोजगार बढ़ाना, इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, उसका विकास करना। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2024 में ही ये आया था। काफी चर्चित है और बहुत बेहतरीन नीति लाया गया था। ठीक है, किस डिपार्टमेंट के द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। यहाँ पे देखिए 2-3 जो है आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एमसीक्यूज दिया गया है। कह रहा है लक्षद्वीप के पास स्थित स्क्वाट लॉबस्टर की नई प्रजाति जिसका नाम लोयोगलालिथ समुद्रगिरी है, इसकी खोज सरकारी पहल के तहत की गई। यानी किस सरकारी पहल के तहत जो है ये खोजा गया है? तो इसका उत्तर है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन क्या है? समुद्र जो है हमारा, समुद्र में बहुत सारे संसाधन, बहुत सारा मिनरल्स जो है वो पाया जाता है। तो इसकी खोज के लिए सरकार जो है डीप ओशन मिशन जो है वो, मतलब पुराना मिशन है लेकिन इसकी शुरुआत की थी। इसके तहत क्या होगा? मत्स्य, नाम याद रखिएगा, मत्स्य 6000 नाम का एक यंत्र बनाया जा रहा है, एक मशीन बनाया जा रहा है जो 6000 फीट नीचे तक जाकर समुद्र में जो संसाधन है उसका खोज करेगा। ये मिशन का नाम डीप ओशन मिशन है। मत्स्य 6000 इसका
है ना, जाने वाला उसका विमान का नाम है, ठीक है, जो पनडुब्बी होगी उसका नाम है। इसके अलावा कह रहा है हाल ही में खबरों में छाया रहा फुटाला झील किस राज्य में स्थित है? तो फुटाला झील जो है वो महाराष्ट्र में है, ये याद रखिएगा, चर्चा में रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और झील है जो चर्चा में रहता है, नाम बताइए। जो लोनार झील। तो लोनार झील कैसे बना है ये लोनार झील, क्या कारण है बनने का? ज्वालामुखी मेट्योर, बिल्कुल मेट्योर, हाँ, उल्का पिंड से, ज्वालामुखी से नहीं, उल्का पिंड से बना है, ठीक है। और इसकी खासियत है कि इसका जो जल है उसका रंग बदलता रहता है। इसके अलावा लोकटक झील, ये भी काफी फेमस है, ये बताइए कहाँ है? मणिपुर में। काबुल लेम जाओ, वहां पे एक नेशनल पार्क है, वहीं पे है जी। और ये क्यों तैरता रहता है? तो वहां पे खास प्रकार का घास पाया जाता है, नाम पता है आप लोगों को? फुमडिस। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है ना, फुमडिस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा लाया जाता है। इस बार ये पूछे जाने की ज्यादा संभावना इसलिए है क्योंकि भारत जो है वो 85वें स्थान से सीधा 75वें स्थान पर आ गया है, 10 स्थान का उछाल हुआ है, तो इसलिए याद रखना है ये चीज, ठीक है। पहले स्थान पर सिंगापुर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। व्हेन SC यानी when Supreme Court reviews 2018 सबरीमाला रूलिंग द इशू ऑन द टेबल। अब देखिए क्या है, सबरीमाला मंदिर आपको पता होना चाहिए कि ये आपको केरल में है, केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर पंबा नदी के किनारे है, ठीक है। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व के पंबा नदी के किनारे है सबरीमाला टेम्पल। इस मंदिर में क्या होता है कि महिलाओं की एंट्री पर प्रतिषेध था, मना किया गया था उनको। अब इसका इतिहास क्या है, तो 1991 में केरल हाईकोर्ट जो है वो 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश को रोक दिया था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट जो है अपना एक नया जजमेंट, एक नया गाइडलाइन देते हुए 4-1 के बहुमत से कहता है कि ये असंवैधानिक है, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए जो है कहता है कि महिलाओं का भी एंट्री जो है वो होना चाहिए, दिया जाना चाहिए। अब क्या हुआ कि फिर से इस पर जो है अपील दायर हुआ कि कोर्ट को फिर से सुनवाई करनी चाहिए, चेक करना चाहिए कि उसका रूलिंग सही है कि नहीं। तो इसके लिए 2026 में 7 अप्रैल को 9 जजों की एक पीठ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसकी फिर से सुनवाई करेगी और आर्टिकल 25 वर्सेस आर्टिकल 14 जो है इस पे चर्चा होगी। बताइए आर्टिकल 25 क्या है और आर्टिकल 14 क्या है? 25 क्या है? धर्मों का धर्मों के लिए है। ठीक है, धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है और समता का अधिकार है। तो ये दोनों मौलिक अधिकार आपस में टकरा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिरों में महिलाओं के जाने से, यहाँ पे अयप्पा का पूजा होता है, तो उनका मानना है कि हमारा धर्म का स्वतंत्रता है, हमारा मन होगा तो हम जाने देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं जाने देंगे। लेकिन आर्टिकल 14 क्या कहता है कि लिंग, जाति, जन्म स्थान और भी 2 चीज है, इन सब के आधार पर रोका नहीं जाना चाहिए। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और ये 7 अप्रैल के आसपास बहुत सारा आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलेगा, तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये एक संक्षिप्त जानकारी है, साथ में ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि सबरीमाला टेम्पल है कहाँ पे, केरल में है, पेरियार टाइगर रिजर्व के पास है और पंपा नदी के किनारे पर अवस्थित है। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। राज्यसभा जी, न्यूज क्या है, राज्यसभा पोल ऑन मार्च 16, यानी राज्यसभा के लिए चुनाव होने वाला है 16 तारीख। चलिए, तो 16 मार्च को जो है राज्यसभा में चुनाव होने वाला है और इस बार कहा जा रहा है कि एनडीए की सीट बढ़ने की संभावना है। कारण क्या है कि हाल ही में जो सब राज्यों में चुनाव हुआ है वहां कहीं ना कहीं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो पार्टीज हैं उसका जीत हुआ। जैसे बिहार का ही ले लीजिएगा उदाहरण स्वरूप, तो बिहार में 2020 के इलेक्शन में जो स्थिति थी जिसमें राजद को लगभग 75 सीटें मिली हुई थी, इस बार राजद सिमट के 25 सीट पे आ गया है। तो यानी क्या हुआ है, इसका जो है ना पूरा सिनारियो बदल गया है। तो ये जो राज्यसभा में जो चुनाव होने वाला है इसमें एनडीए की सीटें बढ़ने वाली हैं, ऐसा कहा जा रहा है। 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें से महाराष्ट्र की 7 सीटें, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, बिहार की 5, उड़ीसा की 4, असम की 3, छत्तीसगढ़ की 2, हरियाणा की 2, तेलंगाना की 2 और हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव होगा। बिहार वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद नहीं रहेगा फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है कि बिहार से 5 सीट खाली हो रहा है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है,
तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत होता है। इसके अलावा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है। और राज्यसभा का वर्णन जो है, या राज्यसभा इलेक्शन का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर के लिए बात आगे बढ़ी। आप लोगों को याद होना चाहिए कि 18th G20 का जब यहाँ पे सम्मेलन हुआ भारत में, तो उस समय जो है एक पैक्ट बना था। ठीक है, इसका नाम क्या था? इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। तो नाम से मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। यहाँ हम आप लोगों के लिए मैप भी ऐड कर दिए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये इंडिया दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये मिडिल ईस्ट है और ये है यूरोप। इन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लाया गया है। कहने का मतलब है कि भारत को यूरोप से जोड़ना है। ठीक है, और इसके लिए ऐसा रास्ता, अच्छा ये क्यों जोड़ना था, कारण क्या था? तो कहा जा रहा है कि ये जो हमारा चीन है वो इसका एक इनिशिएटिव है, बोर्ड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके तहत ये चीन क्या कर रहा है, रूस में, इधर मिडिल ईस्ट, इधर यूरोप, इधर यूरोप के अलावा यहाँ पे ईरान, इराक, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, इन सब जगहों पर, इसके अलावा इधर एशियान के देशों में जाने के लिए बहुत सारा मार्ग बनाया है। ठीक है, इसी को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम दिया गया। ठीक है, इसके अलावा भारत को काउंटर करने के लिए इस तरीके से घेरते हुए भारत को यहाँ मतलब इधर से शुरू किया है, साउथ चाइना सी से, और मलक्का स्ट्रेट से होते हुए आते हुए और इधर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक अपना एक रास्ता बनाया। तो आप गौर करेंगे कि हर तरफ ये चीन जो है छाया हुआ है। तो इसको प्रतिसंतुलित करने के लिए, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए विश्व के अलग अलग देश जो है एक पैक्ट बनाए, जिसका नाम रखा गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अब इन सब क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, यही है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र को जोड़ा जाएगा, तो ये देखिए, भारत में यहाँ पर आपको कांडला बंदरगाह है और मुंद्रा बंदरगाह है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हुए, इसके अलावा यहाँ मुंबई का पोर्ट है, इन सबको जोड़ेगा और यहाँ आ जाएगा UAE, फिर सऊदी अरब, और यहाँ से रेल मार्ग के तहत यहाँ आ जाएंगे हम लोग इजराइल, और इजराइल में यहाँ हाइफा पोर्ट है। हाइफा पोर्ट से फिर सामान को लादा जाएगा और फिर ये मेडिटेरेनियन सी से होते हुए फ्रांस पहुंच जाएंगे। तो यही जो है आपको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। ठीक है, कौन कौन सा जगह है ये पूछा जा सकता है। तो भारत का है आपको मुंद्रा और हजीरा पोर्ट, इसके अलावा मुंबई वगैरह भी इसमें नाम दे सकते हैं। UAE और सऊदी अरब में रेल मार्ग के तहत जाएंगे, फिर हम लोग इजराइल पहुंचेंगे, इजराइल के हाइफा पोर्ट, और फिर हम लोग यूरोप पहुंच जाएंगे, यूरोप के फ्रांस। ठीक है, और ये जो है इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्टर्न कॉरिडोर, ये अल्टरनेटिव ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ठीक है, तो मैप के जरिए समझ सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इन्हीं सब चीजों को अगर आप मेंस वगैरह में लिख देते हैं तो आपको वर्ल्ड सिनारियो, मतलब जो भी जियो पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आएगा उस पर पूरा अंक मिलेगा। इसके अलावा PT पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में भारत के किन पोर्ट्स को जोड़ा गया है, या फिर इजराइल का किस पोर्ट को जोड़ा गया है, इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसको कौन सी कंपनी डेवलप कर रही है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसको अडानी समूह जो है, अडानी ग्रुप्स, वही डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। राजद से छीन सकती है राज्यसभा की सीटें। अभी हम आपको बताए थे कि अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उसमें राजद की सीटें घटकर 75 से 25 आ गई। तो ऑटोमेटिकली समझने वाली बात है कि इसका राज्यसभा में जो चुनाव होगा उसमें इसके पास पावर कम हो जाएगा, राजद के पास। तो राजद के पास जो कुछ सीटें अभी है ना राज्यसभा में, वो भी छीनकर बीजेपी या फिर जनता दल यूनाइटेड को जा सकता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है। अगला है L&T और एनवीडिया में गीगावाट स्तर की AI फैक्ट्री के लिए करार। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है PT पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना कि हाल ही में L&T ने किस कंपनी के साथ मिलकर AI फैक्ट्री बनाने का करार किया है। तो कंपनी का नाम क्या है? एनवीडिया है। ठीक है, याद रखना है, L&T के साथ कौन सा कंपनी जुड़ा है? एनवीडिया। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म और जो है हमेशा चर्चा में रहता है AI से जुड़ा हुआ, सॉवरेन AI। ठीक है, आप गौर करेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िएगा तो आपको यहीं पर कहीं कहीं आपको सॉवरेन AI मिलेगा। सॉवरेन AI का मतलब क्या होता है? संप्रभुत्व AI, संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका मतलब क्या है कि संप्रभु मतलब हमारे अपने ही क्षेत्र में, यानी भारत के टेरिटरी में बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका डाटा भारतीय हो, जिसका मॉडल भारतीय हो। ठीक है, उसी को सॉवरेन AI कहा जाता है। ठीक,
तो ये टर्म भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया विश्वास। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? तो पूछेगा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, क्या सिंपल ये पूछ सकता है कि फ्लीट रिव्यू है क्या, या पूछ सकता है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 कहाँ पे आयोजन हुआ है, या किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो ये सारा क्वेश्चन पता होना चाहिए कि इसका शुभारंभ जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, ठीक है, इनॉग्रेशन। इसके अलावा हुआ कहाँ पे है, तो ये विशाखापत्तनम में हुआ है, ठीक है, विशाखापत्तनम में। इसके अलावा ये है क्या, तो ये दुनिया की जो अलग अलग नौसेनाएं हैं उसका आपस में क्या कहते हैं कि एक प्रकार का मॉक ड्रिल है, ठीक है। तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 ये विशाखापत्तनम में हुआ है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। इसमें 74 देशों मतलब 74 देश की नेवी जो है नौसेना वो इसमें भाग ली थी। और इसका थीम क्या था, थीम था यूनाइटेड थ्रू ओशंस, यानी समुद्र के साथ जो है जुड़ाव, वही इसका वो है, थीम है। इसके अलावा अंतिम बार इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था, यानी उसके बाद हुआ ही नहीं है, 10 वर्ष के बाद हुआ है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो याद रखना है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, विशाखापत्तनम में। अगला न्यूज है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो उद्घाटन तो हो गया था 2 साल पहले ही, लेकिन इसका जो है ना काम वगैरह ये अप्रैल 2026 से शुरू होगा, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। याद रखिएगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, पटना में है, अप्रैल से शुरू होगा। भारत में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है, 6327 संख्या है। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसार सबसे ज्यादा डॉल्फिन जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कुल मिलाकर 2397 डॉल्फिन है यूपी में। सेकंड नंबर पर हमारा बिहार है, ये याद रखिएगा 2220, ठीक है, 2220 डॉल्फिन बिहार में है। डॉल्फिन के बारे में ये बीपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, दरोगा या जो भी अन्य एग्जाम दे रहे हैं उसमें पूछा जा सकता है। डॉल्फिन जो है एक स्तनधारी है, भले ही ये पानी में रहता है लेकिन ये एक मैमल है, एक स्तनधारी है। ये दृष्टिहीन होता है, ब्लाइंड होता है, इसको दिखता नहीं है। तो जब ये ब्लाइंड होता है तो फिर शिकार कैसे करेगा, तो ये इको लोकेशन को यूज करता है। इको लोकेशन मतलब कि ये अपने शरीर से जो है अल्ट्रा वायलेट साउंड्स को निकालता है और फिर सुन के जो है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है पानी के अंदर, उससे वो पता करता है कि उसका शिकार कहाँ पे है। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा डॉल्फिन जो है वो IUCN के इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, यानी लुप्त प्राय कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बिहार ने तकनीक आधारित शासन का मॉडल पेश किया। तो अभी हाल ही में जो इंडिया AI समिट हुआ था दिल्ली के भारत मंडपम में, तो उसमें बिहार भी गया हुआ था और बिहार की तरफ से भी बहुत सारा मॉडल पेश किया गया है। यही न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे। देखिए सुरेश कोड़ा नाम के एक व्यक्ति हैं, मुंगेर के क्षेत्र में जो है ये आत्मसमर्पण किए हैं, सरेंडर किए हैं। बिहार के बहुत बड़े नक्सल मतलब कह सकते हैं कि नेता रह चुके हैं, नक्सलवाद से जुड़े हुए। तो उनका जो है सरेंडर हुआ है और इसके बाद जो है बिहार सरकार दावा कर रही है कि बिहार जो है अब नक्सल मुक्त हो गया है, क्योंकि बिहार के सबसे बड़े नक्सलवादी नेता सुरेश कोड़ा जो है वो सरेंडर कर दिए हैं, ठीक। तो ये न्यूज है, नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, सुरेश कोड़ा। इसके अलावा भारत से नक्सलवाद को कब तक खत्म करना है, क्या लक्ष्य रखा गया है, बताइए। गृह मंत्रालय इसके लिए कुछ लक्ष्य रखा है, कब तक? 2026 मार्च 2026, ठीक है। ये मार्च नहीं छोड़िएगा, ठीक है, अगले महीने ही खत्म होने वाला है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भूमि सुधार के लिए अभी और झोंक रही होंगी ताकत। ये हमारे विजय चौधरी मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि भूमि सुधार करने की आवश्यकता है लेकिन उसके लिए अभी प्रयास करना होगा, और कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए बिहार के कई हिस्सों में जो पेयजल है उसमें नाइट्रेट और लेड की मात्रा खतरनाक स्तर पर पाई गई है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। विधानसभा में क्वेश्चन पूछा गया था विपक्ष के नेता के द्वारा, भाई वीरेंद्र के द्वारा, ठीक है। इसका जवाब दिए थे हमारे सरकार में जो अधिक मतलब नेता है वो। हमारे लिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रेट की अधिकता और लेड की अधिकता से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो नाइट्रेट की अधिकता बढ़ जाती है पेयजल में तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और लेड की अधिकता बन जाती है तो इसमें हमारा तंत्रिका तंत्र, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों की समस्या हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बहुत अच्छा न्यूज है, मैथिली में भी आप पढ़िए केमिस्ट्री।
मूलभूत शब्दावली प्रकाशित। मतलब क्या है कि अब मैथिली भाषा में भी जो है केमिस्ट्री की जो मेन टर्मिनोलॉजीज हैं उसको आप मैथिली में पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही न्यूज है। अब मैथिली की जहां तक बात है तो इसको 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं बताइए? 22। ठीक है, यानी 14 पहले से था, फिर कितना जोड़ा गया? 4, फिर कितना जोड़ा गया? 3। ठीक है, इस तरीके से और एक और जोड़ा गया। तो कब कब जोड़ा गया है? पहला जो है 21वें संविधान संशोधन में, दूसरा 71वें संविधान संशोधन में, और तीसरा 92वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 21, 71 और 92। ठीक है, मैथिली को कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। और मैथिली में केमिस्ट्री की मूलभूत शब्दावलियां प्रकाशित कर दी गई हैं। किसके द्वारा? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा ये बुक प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। चलिए, आपसे क्या पूछेगा, हाल ही में विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने किस भाषा में केमिस्ट्री की मूलभूत शब्दावलियां प्रकाशित की हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, संथाली दे देगा, मैथिली, पाली, ठीक है, मराठी, तो ध्यान रखिएगा मैथिली में किया गया है। हाल ही में अभी बताइए तो कितना क्लासिकल लैंग्वेज है? टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने हैं? 24। 11 जी, जिसमें से 6 पहले से था। ठीक है, 5 को पिछले बार जो है दर्जा दिया गया है। 5 कौन कौन सी भाषाएं हैं बताइए? मराठी, उड़ीसा, पाली, प्राकृत, असमी, मराठी और बंगाली। ठीक है, तो ये 5 भाषाएं, इसको हाल ही में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला न्यूज क्या है? वही राज्यसभा में 5 सीट जो है बिहार से चुना जाएगा, उसी के बारे में बताया गया है। AI इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, बताया है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए AI किस तरीके से लाभ पहुंचा सकता है। अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो इसको आप देख सकते हैं, मेंस में आपको काफी काम आएगा। असीमित संभावनाओं वाली मैत्री, ये मैत्री किसकी है? फ्रांस और भारत की। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए हुए थे, उसी परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। बहुत सारा क्षेत्र में जो है, लगभग 21 क्षेत्रों में समझौता हुआ है ना। इसके अलावा अभी देखिए, राफेल विमान को लेकर 114 राफेल विमान आएगा फ्रांस से। समुद्र के क्षेत्र में सहयोग होगा, डिजिटल क्षेत्र में होगा, स्पेस के क्षेत्र में सहयोग की बात चल रही है। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य से इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। अगला न्यूज क्या है? हिंद प्रशांत संबंधों के भू राजनीतिक आयाम, इसको स्किप कर सकते हैं, बहुत खास नहीं है इसमें। सौर ऊर्जा और पर्यावरण की फिक्र, तो क्लाइमेट चेंज पर हर वीक कुछ ना कुछ आता रहता है, आप इसको देख सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज पर निबंध और क्वेश्चन मेंस में जरूर रहता है, तो कुछ ना कुछ जो है आपको यहाँ से भी इनपुट मिल जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। ठीक है, और इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो AI समिट हुआ है ना भारत में, उसके लिए जो भी उसकी आउटकम्स है वही इसमें दिया गया है, और कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या उसका आउटकम है। जो AI समिट है उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को जाननी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज अ भारतीय भी क्या जानना चाहिए, वो भी हम लोग अभी देख लेंगे आगे न्यूज में। क्या कह रहा है? द नीड ऑफ डाइवर्सिटी इन जुडिशियरी। देखिए, ये PT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और ये पता होना चाहिए, और मेंस जो लिखना चाहेंगे उसके लिए भी तो और ज्यादा जरूरी है। ठीक है, न्यूज क्या है? DMK के सांसद हैं P विल्सन, ठीक है, वो एक निजी विधेयक लेके आए और उसमें मांग किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो है ना, चूंकि उसमें मामला बहुत सारा है, इसलिए बहुत सारा मामला जो पेंडिंग है उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ रीजनल बेंचेस खोले जाने चाहिए। ये रीजनल बेंचेस कहाँ होने चाहिए? तो बोले दिल्ली में, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे शहरों में हम लोगों को और बेंचेस खोलने चाहिए। और हवाला दिए हैं संविधान के अनुच्छेद 130 का, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति से भारत में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट की पीठ जो है वो स्थापित की जा सकती है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी होगी। इसके अलावा ये और क्या मांग की है, तो कहते हैं कि जो हमारा न्याय व्यवस्था है, जो हमारी न्यायपालिका है, उसमें जजेस की जो नियुक्ति है उसमें विविधता का भी पूरा सम्मान और उसका ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, हमारी न्यायपालिका में कुछ पर्टिकुलर कास्ट एंड कैटेगरीज के व्यक्ति ही जो है उस पद पर जो है बार बार चयनित होकर आ रहे हैं, जिससे हमारी न्यायपालिका में
हमारा जो समाज है उसके हर वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोगों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जैसे कैटेगरीज के लोगों को भी न्यायपालिका में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो एक आंकड़ा भी देते हैं और कहते हैं कि 2018 से 24 तक मात्र 20% व्यक्ति ही इन कैटेगरीज से न्यायपालिका में आए हैं, बाकी 80% जो है वो अपर कास्ट के जो है स्वर्ण जाति के लोग हैं। तो कह रहे हैं कि ये तो ठीक है कि वहां के लोग रहें, लेकिन विविधता का भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक आर्टिकल हम लोगों को ध्यान रखना होगा। नाम याद रखिएगा, पी विल्सन। पूछेगा कि हाल ही में किसके द्वारा जो है कि निजी विधेयक लाया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नए बेंचेस की बात की गई है, या फिर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की पीठ जो है उसको स्थापित किया जा सकता है। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा किसकी अनुमति से सुप्रीम कोर्ट की पीठ बन सकती है? सांसद की, प्रधानमंत्री की, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, इस तरह से दे सकता है। तो प्रेसिडेंट है, ये भी याद रखना होगा। अब यहाँ से आपको कुछ कोटेशंस मिलेंगे जिसपे आप निबंध लिख सकते हैं। क्या कह रहा है? बदलाव से डरिए मत बल्कि खुश हो जाइए क्योंकि हम में बदलने की शक्ति है। ये शॉन एकर है, ये एक पश्चात्य विद्वान रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया है। अगला लेख क्या है? ठहराव अंत नहीं, नई दिशा की शुरुआत का संकेत है। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग बहुत थक जाते हैं तो हम लोगों को रुक जाना चाहिए। जैसे एग्जाम भी होता है, बार बार एग्जाम देते हैं तो उससे बर्न आउट होता है, ठीक है। यानी एक आदमी जो है हमेशा 100% इफिशियंसी तो काम कर नहीं सकता है, इसीलिए उसको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। हमारे वीक में 7 डेज होते हैं तो एक दिन छुट्टी लेना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वो ठहराव जो होगा वो अंत नहीं होगा बल्कि नई दिशा की शुरुआत का संकेत होगा। यानी फिर से हम अपने एनर्जी को गैदर करके और एक अच्छे स्पीड में लग सकेंगे, ये बात कही जा रही है। अगला आर्टिकल क्या है? हमारा चरित्र हमारे उन कार्यों से पहचाना जाता है जो हम यह सोचकर करते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जो है वो अपना आचरण हमेशा ध्यान रखता है कि कोई उसको देख रहा होगा, तो हमेशा कुछ बनावटी रहता है, यानी अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है। लेकिन एच जैक्सन कहते हैं कि हमारा असल व्यक्तित्व वो है जब हमको पता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है और तब भी हम अगर अच्छा व्यवहार करते हैं तब हमारा चरित्र अच्छा है। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, ये सरदार पटेल के द्वारा बोला गया था। ठीक है, तो ये कुछ कोटेशंस हैं। गलतियां वही करता है जो कुछ करने की कोशिश करता है। इन सब पे आप निबंध लिख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि उन्हें कैसा सोचना है, नहीं कि उनको क्या सोचना है। मतलब बच्चों को ये नहीं बताना चाहिए कि उनको क्या सोचना चाहिए, बल्कि उनको ये बताना चाहिए कि उनको कैसे सोचना चाहिए। ठीक है, उसी से जो है उनको पूरा लाभ मिलेगा। तो ये हमारा 19 तारीख का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज था उसको हम लोग समाप्त किया।